चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का प्रॉब्लम। ठीक है, इसके पहले हम लोग इसका थ्योरी पढ़े थे और इस क्लास में हम लोग इसका एमसीक्यू देखेंगे, यानी कि थ्योरी आप जिस बेस पे पढ़े हैं आप टच करिएगा कि क्या आप जो थ्योरी पढ़े हैं उससे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास जो होता है आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर है, तो बड़ा मन से क्लास को देखिए। अगर किसी भी क्वेश्चन का जवाब जानते हो तो कमेंट में जो होता है इसका आंसर जरूर दें। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश में रंग होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश में रंग कितने होते हैं, 3, 4, 5 और 7। देखिए, श्वेत प्रकाश की बात करें तो श्वेत प्रकाश में इतने कलर होते हैं, VI BG YO R। अगर ये सबको काउंट किया जाए तो कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है। और आपसे पूछा जाए क्या नहीं होता है, तो श्वेत प्रकाश में क्या नहीं होता है जी, ब्लैक नहीं होता है। इस बात को भी याद रखिएगा, इसमें भी नहीं होता है और इंद्रधनुष में भी नहीं होता है, रेनबो में भी नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती है उसका रंग क्या होता है। यानी कि जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देगी उसका रंग क्या होगा, श्वेत, पीला, लाल और नीला। क्या होगा जी ऑप्शन इसका, श्वेत होगा। ठीक है, जब भी कोई वस्तु सारे प्रकाश को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है, तो उसमें उसका अति कितना होता है जी, तो श्वेत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब ठीक इसका अपोजिट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर देती है उसका रंग क्या होता है, श्वेत, काला, हरा और लाल। बताइए क्या होगा जी, सभी को अवशोषित कर लेगी तो रंग क्या होगा जी, काला होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग क्या है। प्राथमिक रंग आपको थ्योरी में बताया गया था कि प्राथमिक रंग आपको समझने के लिए आपको क्या समझ, त्रिभुज वर्ण पट आपको समझना पड़ेगा। सबसे ऊपर क्या होता है, लाल, उसके नीचे हरा और बगल में क्या होता है, नीला होता है। यानी प्राथमिक कलर ये 3 होता है। तो ऑप्शन में जहां भी दिखाई देगा, पहला है लाल, पीला, नीला, तो पीला इसमें आ गया तो ये नहीं होगा। दूसरा है लाल, हरा और श्यान, तो श्यान आ गया तो नहीं होगा। तीसरा है लाल, हरा और नीला, तीनों मैच कर रहा तो यही होगा। चौथा हम पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, चौथा ऑटोमेटिक गलत होगा। तो आंसर क्या होगा जी, इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि बताइए वर्ण त्रिभुज के, कह रहा है कि वर्ण त्रिभुज के, क्वेश्चन है कि वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर कौन सा रंग दिखाई देता है, लाल, द्वितीयक, संपूरक और श्वेत। देखिएगा, ये है वर्ण त्रिभुज। सबसे ऊपर होता है लाल और नीचे होता है हरा और क्या होता है जी, नीला होता है। तो बताइए कौन सा रंग होगा जी, सबसे ऊपर कौन होगा, लाल होगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि निर्वात तथा एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल कितना दिया है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा 2 पॉइंट इतना से है। कह रहा है कि माध्यम में प्रकाश की चाल कितना दिया, माध्यम में यहाँ पे है, माध्यम में प्रकाश की चाल दिया 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताइए, यानी म्यू निकालना है आपको। तो म्यू कैसे निकलेगा, तो म्यू बराबर होता है C/x होता है। तो C का मान है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ये है 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा क्या जी, 3/2.4। तो दशमलव जब ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, 30/24। 6 चौका 24, सॉरी 6 × 5 = 24, सॉरी 6 × 5 = 30 और 6 चौका 24, यानी 5/4। ऑप्शन आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो आइए इसी को सही कर देते हैं, 5 और बट्टा क्या हो जाएगा 4। तो ऑप्शन आपका पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देखे थे, पावर कट होने के चलते छूट गया था, ये भी हुआ था जी। कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल इतना है। कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल इतना है। चाल कितना दिया है जी, चाल दिया है वायु में है, स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, किसमें दिया है, एयर में दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि यदि कांच में प्रकाश की चाल, यानी माध्यम की यहाँ पे बात कर रहा है, कांच की बात कर रहा है, ग्लास की बात कर रहा है जी, कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कह रहा है। तो बताइए, कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए। कांच का अपवर्तनांक बताइए कितना होगा। तो निकालेंगे कैसे जी, तो म्यू बराबर होगा C/x होगा। तो 3 × 10⁸ और ये 2 × 10⁸,
ये दोनों कट जाएगा 3/2, यानी कटाएंगे तो क्या होगा 1.5। बताइए ऑप्शन में कहीं 1.5 है, तो ऑप्शन में 1.5 है और ये कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर डी है जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म में से गुजरता है तो दूसरी ओर प्राप्त स्पेक्ट्रम जिस रंग का विचलन न्यूनतम होता है वो क्या होता है। देखिएगा स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये प्रिज्म है, प्रकाश की किरणें गुजरेगी तो ये 7 रंगों में बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो देखिए इसको कहते हैं भी, इसको कहते हैं VIBGYOR। तो देखिए सबसे विचलन कम होता है लाल का, ठीक है, और सबसे अधिक होता है किसका, बैगनी का होता है। तो आपसे पूछा है कि बताइए किसका विचलन न्यूनतम होगा, बैगनी का, लाल का, हरा का और पीला का, किसका होगा जी। सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल का होता है जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे लंबी होती है। बताइए किसका तरंगदैर्ध्य सबसे लंबी होती है जी। ऑप्शन है हरा, पीला, बैगनी और लाल। पर कितना होता है जी, लाल का होता है। कितना होता है, कितना होता है जी, कितना होता है 4800 से लेकर 6400 एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में दिया रहता है 780 से लेकर 640 नैनोमीटर हो जाता है। बोलिए कोई दिक्कत, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में, क्वेश्चन आ गया, बोले भी थे थ्योरी में, कह रहा है कि इंद्रधनुष में निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है। आपको बताना है कि रेनबो में कौन सा कलर आपको दिखाई नहीं देता है, पीला, काला, लाल और हरा। क्या नहीं दिखाई देता है जी, इंद्रधनुष में ब्लैक कलर नहीं होता है जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बताइए वह प्रिज्म, कह रहा है कि वह प्रिज्म जो आपतित समानांतर किरण पुंज के संपूर्ण प्रकाश को संपूर्ण से विचलित कर देती है, वह क्या कहलाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है कि पूर्ण पूर्ण विचलन, क्या कहलाता है, पूर्ण विचलन प्रिज्म कहलाता है कि पूर्ण परावर्तन कहलाता है, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा जी इसका आंसर। ठीक है, क्या होगा जी, इसको क्या कहेंगे, कह रहा है कि वह प्रिज्म जो आपतित समानांतर प्रकाश किरण पुंज को क्या करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री कोण पे आपतित हो रही है। ठीक है, तो 90 डिग्री कोण किसमें आता है, पूर्ण परावर्तन प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण क्रांतिक कोण पर कांच की ओर से कांच हवा सतह पर आपतित होती है तो अपवर्तक कोण कितना होगा। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री की आपतित कोण के, आप क्या लिखा है, आपतित कोण के बराबर होगा। ठीक है, पूछा जा रहा है कि बताइए कि उसका वैल्यू क्या होगा जी। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण क्रांतिक कोण पर कांच की ओर से कांच हवा सतह पर लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण क्या कहलाएगा, तो अपवर्तन कोण क्या कहलाएगा जी, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर किसी माध्यम का अपवर्तनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि बताइए कि अगर तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक में क्या प्रभाव पड़ेगा। तरंगदैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक में क्या प्रभाव होता है, तो देखिएगा तरंगदैर्घ्य जब बढ़ता है किसी भी चीज का तो उसका अपवर्तनांक क्या होता है, कम हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, घटता है। ठीक है, रिलेशन भी है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश क्या होता है जी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की क्या होता है, चाल नहीं बदलती है, आवृत्ति बदल जाती है, कि तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है, कि आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या होता है जी, अपवर्तन की क्रिया में आपको ये थ्योरी में बताया गया था क्या, आवृत्ति नहीं बदलेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एक बीकर की तल में कोई वस्तु रखी है, ठीक है। एक बीकर के तल है, कोई बीकर है, उसके तल में कोई वस्तु रखी हुई है, इसके तल में कोई वस्तु रखी है, ठीक है। तथा बीकर में 12 सेंटीमीटर ऊंचाई कोई द्रव भरा हुआ है। यहाँ पे द्रव भरा हुआ है, कितना सेंटीमीटर ऊंचाई तक? 12 सेंटीमीटर ऊंचाई तक क्या भरा हुआ है जी? द्रव भरा हुआ है। यदि वायु की अपेक्षा द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक कितना दिया है जी? द्रव का अपवर्तनांक देखिएगा, सुनिए, अपवर्तनांक को कहते हैं एन। किसका अपवर्तनांक? जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष, 4/3। तो वस्तु बीकर की तली से कितना ऊपर उठती हुई प्रतीत होगी? आभासी गहराई आपको बताना है। क्या बताना है जी? आभासी गहराई आपको बताना है। देखिए, कह रहा है कि एक बीकर है जिसमें 12 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है। तो बीकर की, देखिए, ये तो नहीं कह रहा कि बीकर पूरा भरा हुआ है। तो हम बीकर की ऊंचाई को मान लेते हैं कितना? टी। क्या मान लेंगे जी? टी, ठीक है। और आप जानते हैं कि देखिए एक्स जो है ना, ये क्या है बता रहे हैं। तो वास्तविक गहराई माइनस आभासी गहराई, ठीक है। एक्स क्या है? तो एक्स है कि वस्तु जो होता है द्रव में कितना उठा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक्स बराबर, एक्स बराबर होता है फॉर्मूला 1 माइनस एन, 1 माइनस एन गुणे एच, ठीक है। तो एक्स का एक्स, 1 का 1, और एन का मान कितना है? एन नहीं होता है, 1/n होता है, कि बदले 1/n। तो 1/n, देख एन का मान है 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4, और इसका वैल्यू कितना है? 12। तो हल करेंगे, लघुत्तम हो जाएगा 4, 4 माइनस 3 गुणे कितना? 4 3 कितना हो जाएगा? 12। तो 4 में से 3 गया, 1 गुणे 3, यानी 3 कितना हो जाएगा? 3। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है। देखिए, कांच का अपवर्तनांक दिया है किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष, एन लिख रहे हैं। ग्लास का दिया अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? 1.50, तथा कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक दिया, डायमंड ना, हीरा का अपवर्तनांक दिया किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष 1.61। तो कह रहा है कि वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक निकालिए। तो अब कह रहा है कि डायमंड का अपवर्तनांक निकालिए किसके सापेक्ष, ठीक है। तो बताइए, हमको निकालना है किसका अपवर्तनांक निकालना है जी? डायमंड का निकालना है, किसके सापेक्ष? हीरे का सापेक्ष। तो इसको क्या ऐसे लिखते हैं? एन डी बटा एन ए, ठीक है। अब बताओ, इसको अगर सजाना होगा तो एन डी बाई ए लिख सकते हैं, सॉरी एन डी बाई जी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी किसके सापेक्ष दिया है? जी के सापेक्ष दिया है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी जी, ठीक है। तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे एन जी जी बट्टा, देखो एन जी, देखिएगा क्या 2.4। देखिए, इसको सजाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। हमको निकालना है किसका अपवर्तनांक? डायमंड का निकालना है, किसके सापेक्ष निकालना है? वायु के सापेक्ष। तो हम इसको लिखेंगे एन जी ए गुणे एन डी जी। इसको तोड़िएगा ना तो इतना ही आएगा, तोड़ के दिखाया ना। देखिए, जब इसको तोड़ेंगे तो देखो एन जो जो बाद में रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, और इसको क्या लिखेंगे? नीचे। और ये देखो एन डी
डी और एन कर गया, क्या बचा एन डी बाई क्या हुआ एन ए हुआ। जब इसको फिर एक करेंगे तो एन डी ए बाई ए होगा। यानी कि हम डायमंड का अपवर्तनांक निकालेंगे कांच के सापेक्ष वायु के सापेक्ष, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ये होगा। ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना दिया जी 1.50 और एक का दिया 1.61। जब दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2.4 2.4, यही आंसर है। ठीक है, तोड़ना आपको आना चाहिए, आपको हम रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर गहराई की बाल्टी पानी से लबालब भरी। कह रहा है कि एक बाल्टी है पानी की और कितना भरा हुआ है जी पानी से पूरा भरा हुआ। तो बताओ बाल्टी की ऊंचाई कितना होगा। बाल्टी का भी ऊंचाई 40 होगा और वस्तु का भी ऊंचाई कितना होगा, माने द्रव का भी ऊंचाई 40 होगा। कह रहा है कि तली का आभासी गहराई बताइए, माने पर उठा हुआ प्रतीत होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो बताइए पानी की बात हो रही है तो बताओ तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है, कितना होता है जी 4/3 होता है। कितना होता है जी 4/3 होता है। ठीक है, आंसर 30 दिया है जी। तो देखिएगा, तो आभासी गहराई निकालना है तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है वास्तविक गहराई। लिखवाए तो फॉर्मूला ये वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, ये ना था जी आभासी गहराई। तो चलो अपवर्तनांक कितना है पानी का 4/3, वास्तविक गहराई कितना है 40 और एक्स मान है 4 दुनिया 40 10 यही 30, एक्स का मान कितना हो गया। तो बताओ आंसर कितना होगा जी 30 सेंटीमीटर होगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि यदि दो माध्यमों को पृथक कह रहा है कि यदि दो माध्यमों को पृथकारी तल पर प्रकाश लंबवत आपतित होता है तो अपवर्तन कोण क्या होगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है जी। लंबवत पड़ेगा तो बताओ अपवर्तन कोण क्या होगा। इसको नोट में लिखवाए भी थे, लिखवाए थे, बताओ क्या होगा, क्या होगा जी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कांच की पट्टी की मोटाई x है। कितना मीटर है जी x मीटर है। यदि पट्टी का अपवर्तनांक n है, प्रकाश का चाल c है, तो कह रहा है कि पट्टी को पार करने में लगा समय क्या होगा। कह रहा है कांच की एक पट्टी की मोटाई x है, ये कांच की पट्टी है, इसकी मोटाई कितनी है, मोटाई कितनी है जी x है। ठीक है, और इसका अपवर्तनांक कितना है n है, और कुछ दिया है प्रकाश की चाल कितना है, चाल कितना है जी x है। तो कह रहा है कि बताइए समय कितना लगेगा पार करने में। क्या कह रहा है c है, क्या लिखे हैं अच्छा x है c मोटाई है। ठीक, तो कह रहा है कि बताइए इसको पार करने में कितना समय लगेगा। अच्छा बताओ समय निकालने के लिए क्या चाहिए दूरी बटा, तो हम देख लेंगे कि इस माध्यम में ना प्रकाश का चाल क्या होगा। देख लो निर्वात में प्रकाश का चाल दिया है ना, प्रकाश का चाल दिया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि प्रकाश जब इसमें इंटर करेगा तो इसका स्पीड क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या था n बराबर c/x था कि नहीं था। तो बताओ तो n का n दिले बा अपवर्तनांक दिले बा ना। अब प्रकाश का चाल कितना दिया है c, मोटाई अलग चीज है x ये अलग चीज है। ठीक है, तो x का है। ठीक है, तो बताओ तो हम चाल निकालेंगे तो क्या होगा c/n होगा c/। अब आपको समय निकालना है, क्या निकालना है समय। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा। तो बताओ दूरी कितना है x है और चाल कितना है c/n है ना जी। तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा nx/c, nx/ जहाँ पे दिया होगा ही दिया है nx/c, इजी कर nx/c जहाँ दिया होगा वही चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एक सिक्का छोटे टॉप के तल पर पड़ा है, इसमें पानी की ऊंचाई 15 है, पानी के लिए अपवर्तनांक कितना है। तो बताइए कि जल की सतह से सिक्के की दूरी क्या होगी, आभासी दूरी आपको निकालना है।
तो वही जो फॉर्मूला हम लोग लगाए थे, x बराबर क्या 1 माइनस 1/n गुणे कितना है, ये नहीं था जी। तो बताओ तो क्या था जी, एक का एक, आई कितना था 4/3, तो 3 ऊपर नीचे 4, और ये कितना 15 लगाए थे फॉर्मूला का ये। 1/4 गुणे 15, यार तो भाग लगाएंगे तो बहुत कम आ जाएगा। तो वास्तविक ऊंचाई मान लेते 15, ठीक है, इसको नहीं मानना। तो ये 4/3, 4/3, और ये देखो तो 15/x, तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा 45/4, तो 15 क्या होता है जी 11/44 होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 11.25। क्या है जी, म्यू बराबर क्या वास्तविक ऊंचाई बटा आभासी ऊंचाई, ठीक, इसी प्रकार से बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि प्रकाश का पूर्ण परावर्तन संभव नहीं है जब प्रकाश जाता है। कहाँ जाता है जी प्रकाश, कांच से जल में जाता है, कि जल से कांच में जाता है, कि जल से वायु में जाता है, कि कांच से वायु में जाता है। बताओ क्या होगा कि प्रकाश का पूर्ण परावर्तन कब संभव नहीं होगा, कब संभव नहीं होगा, जब प्रकाश की किरणें कहां से जाएगा जी, जल से कांच में जाएगा, तो प्रकाश का पूर्ण परावर्तन संभव नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के, क्वेश्चन है जी कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है वह रंग क्या है। बताओ किसकी आवृत्ति अधिक होगी, बैगनी का, लाल का, हरा का और पीला का। बताओ आवृत्ति किसका ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा झुकाव होगा, जिसमें ज्यादा झुकाव होगा उसी की आवृत्ति ज्यादा होती है, तो किसकी होगी, बैगनी का जी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन है कि किसी प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414, कह रहा है कि प्रिज्म का कोण ए का मान कितना है 60 डिग्री। यदि प्रकाश की किरणें सममित गमन करती है तो आपतन कोण का, किसी प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, प्रिज्म का अपवर्तन कोण इतना है, यदि प्रकाश की किरणें सममित गमन करती है तो आपतन कोण क्या होगा। ये क्वेश्चन कहाँ पर है जी, देखिएगा एक थ्योरी। देखिए जब प्रकाश की किरणें विचलित नहीं होती है तो अपवर्तन का एक फार्मूला होता है। अपवर्तन का फार्मूला होता है कि n बराबर साइन आई, साइन आई बटा साइन ए बाई 2। ये विचलन के केस में लिखवाया गया था, लेकिन इसके केस में नहीं लिखाया गया था। तो चलिए वैल्यू को रखेंगे। बताइए n का मान कितना है 1.414, साइन क्या है आई बटा साइन कितना है, साइन 60/2, 60 कटेगा तो 30 होगा, 1.414 साइन क्या हो जाएगा आई, और ये बताओ कितना होगा साइन 30। तो बताओ क्या होगा जी, साइन आई बटा साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है जी। तो दूसरे में भाग लगाओ कितना हो जाएगा 0.707 तो साइन आई का वैल्यू कितना होता है 0.707। तो अगर हम आई निकालेंगे तो क्या होगा साइन इनवर्स 0.707। टेंथ वाले लोग इनवर्स नहीं जानते होंगे, ठीक है। और इसका वैल्यू होता है किसके बराबर, तो इसके वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है साइन 45 के बराबर। किसके बराबर होता है जी, साइन 45 के बराबर होता है। ठीक, चलो तो ये रहा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि वायु के सापेक्ष, देखो जी ध्यान से सापेक्ष वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलो देखो, कह रहा है कि वायु के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा,
वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक। तो देखो पहले किसका अपवर्तनांक दिया है, जल का अपवर्तनांक दिया, किसके सापेक्ष दिया है, वायु के सापेक्ष। कितना है, 4/3, 4 यहाँ पे 4/3 है, ठीक है। और दूसरा है, कह रहा है कि बताओ, अब कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक, कांच का वायु के सापेक्ष कितना दिया है, 3/4, 3 तो कह रहा बताइए कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए, किसका निकालना है, कांच का किसका सापेक्ष, जल के सापेक्ष। तो इसको तोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसको तोड़ेंगे तो NGA आएगा बटा NW, क्या आएगा ए, जब फिर तोड़िएगा तो फिर इतना ही आ जाएगा। तो बताइए इसका वैल्यू कितना दिया है, 3 और इसका वैल्यू कितना दिया, 4/3, ले जाइए उधर, 3 तरीका 9 4 का 16, तो 9/16 कहीं है, 9/16 इसी को मान लेते हैं 9/16, ठीक है। 9/8 कहे जा 3/2 होगा, तो क्वेश्चन में 3/2, 3/2 होगा तो फिर कोई बात नहीं, अगर 2 होगा तो कितना होगा, 8 होगा, 9/8, 9/8 करिए। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आंसर नहीं भी है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि एक समबाहु प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यदि √3 है तो इसका न्यूनतम विचलन क्या होगा। कौन त्रिभुज कह रहा है जी, समबाहु त्रिभुज। तो बताओ तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना, 60 डिग्री। तो बताओ ए का मान कितना, 60 डिग्री। अपवर्तनांक कितना दिया जी, म्यू कितना दिया है, √3। क्या कह रहा है निकालने के लिए, न्यूनतम विचलन यानी कि डेल्टा एम निकालने के लिए कह रहा है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो म्यू बराबर क्या होगा, sin A प्लस dm/2, सॉरी क्या है इसको, डेल्टा है ना, डेल्टा m/2 बट्टा क्या होता है, साइन। बोलो ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, यही फॉर्मूला लिखवाए थे ना, बनाते हैं। बताओ म्यू का वैल्यू कितना दिया है, √3 दिया है। बोर्ड पे देखिएगा ना तो समझते रह जाएगा। साइन ए का वैल्यू कितना दिया है, 7। और बताओ डीएम का वैल्यू दिया है, नहीं पता है, dm/2। और बट्टा नीचे क्या है, साइन, 60 कटेगा तो कितना होगा, 30 √3 साइन। अच्छा बताओ 2 नीचे आ जाएगा तो साइन 60 प्लस क्या हो जाएगा, डीएम, और नीचे क्या होगा 2, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/, साइन 30 के साथ साइन 60 है तो 60 कटेगा ना, तो कटेगा तो कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। ठीक है, इसको कुछ ऐसे करना, साइन लाइट लगे तो ठीक है। अब लाइट आएगा नहीं तो इसी के साथ आपका क्लास होता है समाप्त। एक कल हम अलग से क्वेश्चन बनवा देंगे, ठीक, आज के लिए।